आप देख सकते हैं दूसरे रूम में प्रवेश कर चुके हैं हम। सुन लो बेटा, हेलो सब लोग इधर सेंटर पे आ जाओ, फोटो बाद में। अपन यहाँ स्टडी करने आए, फोटो खींचने नहीं, है ना। बहुत सर अपन के ना बाद में सबके मोबाइल निकली। अभी ऊपर हमने स्पेसिमेन इंडिविजुअल देखा है ना कि जो ओरिजिनल बने। अब जो ये वाला जो पोर्शन है म्यूजियम का, इसमें आर्टिफिशियल बने हैं। अब जैसे हमने बताया कि प्रतिबंध लग गया तो स्पेसिमेन को पढ़ाई के लिए भी आप नहीं मार सकते, है ना। तो उसके हिसाब से अब यहाँ फाइबर ग्लास से हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, अब वो उसका एज इट इज नेचुरल फॉर्म में उसका एक रेप्लिका बनाते हैं, ठीक है। और अब इसमें यहाँ एक थीम बेस किया हुआ है किस तरीके परिवेश में वो पाए जाते हैं जीव जंतु। अब जो हमने आप लोगों ने एवोल्यूशन पढ़ा होगा कि कैसे कैसे जीव विकसित होते जाते हैं, है ना। किसी भी चीज के जीव के विकास के लिए उसके आसपास की सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। अब हर तरह का जीव हर जगह पाया नहीं जाता, उसका कारण क्या है? वनस्पति। वहां का जो उसका फीडिंग हैबिटेट होगा, उसका एनवायरनमेंट होगा, उसके हिसाब से वहां का जीव उस पर्टिकुलर जगह पे होगा। कई जगह है जहां कुछ वनस्पति सिर्फ उसी जगह होगी, तो उस पे डिपेंड वाला जीव भी वहीं मिलेगा आपको। अब मान लो कि अगर एक कीड़ा या एक चिड़िया है जो उस पर्टिकुलर पौधे को खाती है, या एक पर्टिकुलर जो घास खाने वाला जीव है या हिरण बोलते हैं, जो उसी जगह पर्टिकुलर मिलेगा क्योंकि वहां उस तरह की वनस्पति होगी। उस हिरण को या उस कीड़े को खाने वाला उस तरह का जो उसका परभक्षी होगा वो हमें वहीं मिलेगा। इसे फूड चेन उस तरीके की मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके आसपास की वनस्पति और उस तरीके का जो जीव होगा वो उस वनस्पति को सुरक्षित रखने में भी मदद करेगा। यानी हम देखें कि जंगल कैसे फैलता है। अब चिड़िया होती है, चिड़िया बीज खाती है, फल खाती है, फिर वो जो दूसरी जगह जाती है, दूसरी जगह बीज करती है, तो वहां उसका बीज गिरेगा। गिलहरियां होती है, वो बीज उठाती है अपने खंड के लिए, दूसरी जगह के लिए बचा के रखती है, तो इस तरीके से वो फिर भूल जाती है। अब वहां पे उस तरीके से हमारे जो बीज फैलते हैं उस हिसाब से जंगल भी फैलता है। जंगल, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जंगल सिर्फ पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ वाला ही एरिया जंगल नहीं कहलाएगा। जो अभी घास के मैदान देख रहे हैं ये भी जंगल के फॉर्म में आता है। ग्रासलैंड्स बोलते हैं इन्हें, जंगल ही कहा जाता है। हैबिटेट बोलते हैं, अलग अलग तरह का हैबिटेट होता है। वेटलैंड्स बोलते हैं। वेटलैंड्स क्या होते हैं? जो हमारा जो तेज बहाव वाला पानी होता है, बारिश का पानी होता है या नदियों का पानी होता है। आपने नदियों के आसपास घास के मैदान देखे होंगे। ये घास क्या करता है? ये मिट्टी का कटाव होता है, पानी का बहाव कम कर देता है। इससे फायदा क्या होता है? अगर आप एक जगह पर पानी ऐसे ही बहाओगे तो वो सीधे बह के नाली में बहता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर पानी को सोखना जरूरी है, यानी उसमें मिट्टी में नमी बनी रहनी जरूरी है, भूमिगत जल बढ़ना जरूरी है, तो पानी का बहाव धीरे होना चाहिए। इससे क्या होता है? मिट्टी का कटाव भी रुकेगा और एक कुशन वाला काम करता है, धीरे धीरे पानी अंदर होता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हर एक चीज का अपना रोल है पर्यावरण में। अब वो घास हो गई, जीव हो गया, और इनकी पॉपुलेशन का भी। किसी भी चीज की पॉपुलेशन बढ़ गई, यानी अब एक आपको बोले कि अब जो बड़े बड़े टाइगर को हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? टाइगर और बटरफ्लाई एक हेल्दी जंगल का यानी रूप है। इन्हें कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। अगर हमें पता करना है कि एक जंगल स्वस्थ है तो हम देखेंगे वहां पे जो टाइगर है, यानी जो टॉप लेयर कार्निवोर बोलते हैं जिसको, ठीक है, जो मांस खाने वाला टॉप लेयर, इनका कोई शिकारी नहीं होता। टाइगर को कोई टाइगर तेंदुआ इनका कोई शिकार नहीं करता, ठीक है। तो जिस जगह पे ये वहां पे होंगे जहां इनके जो यानी जो हिरण वगैरह हो गए, घास वाले जीव हो गए, ये अच्छे। हिरण कहाँ पे होगा? जहां पे घास उसको अच्छा खाना मिलेगा। तो यानी एक हेल्दी फूड चेन दिख रही है। जिस जंगल में आपको टाइगर या बड़े कार्निवोर नहीं मिलेंगे, मतलब वहां पे फूड चेन खराब है, ठीक है। तो इसलिए इन स्पीशीज का इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे आप जो चार्ट्स देख रहे हैं उसमें हमारी सेंट्रल इंडिया की जो अलग अलग बटरफ्लाइज हो गई, मॉथ्स हो गई, एम्फीबिया हो गए, इनका एक डिटेल दिया हुआ है और उनके बारे में कुछ बताया हुआ है। अब जैसे इस वाले में आप देखेंगे, पहला वाला बटरफ्लाई और मॉथ्स का बताया हुआ है। तो मैंने जैसे ऊपर आपको बताया कि सिटिंग पोस्चर होता है ना। अब मॉथ्स का आप देख रहे हैं कैसे थोड़ा सा बूली है। बूली मतलब थोड़े से उसके बालदार बॉडी है। बटरफ्लाई की वैसी नहीं होती। बटरफ्लाई लगभग जब बैठती है, अपना जब रेस्टिंग पोजीशन में होती है, पंख बंद करती है। सारी बटरफ्लाई नहीं, पर मेजॉरिटी, ठीक है। ऐसी मॉस में भी होता है। मॉस क्या करती है? ऐसी खोल के बैठती है, ठीक है। बटरफ्लाई बड़े आराम से उड़ती है। अब इनके क्या बॉडी हैवी होने के कारण ये थोड़े से उतने आसानी से उड़ते नहीं है। तो पतंगों में आप देख रहे हैं ऐसे लड़खड़ाता हुआ उड़ता है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे एराक्निड्स और सेंट्रल। एराक्निड्स में क्या क्या आते हैं? बिच्छू आते हैं, मकड़ियाँ आती हैं,
ये कैमल स्पाइडर आते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स की आपने सबसे बड़ी आपको पहचानना है कि कोई कीड़ा इंसेक्ट है कि नहीं, उसके 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे, 3 जोड़े ही होंगे, तो वो इंसेक्ट्स कहलाती है। मकड़ियों में 4 जोड़े होते हैं, यानी अरेक्निड्स में 4 जोड़े इनके पैर होते हैं, ठीक है। अब आपने इंसेक्ट्स का भी आप स्पाइडर्स का भी देखो, उनके वेब कितने अलग अलग तरीके से होते हैं, किस तरीके के वो अपनी वेब बुनता है और किस तरीके का शिकार करता है, उसके बेसिस पे उनका वर्गीकरण किया जाता है। अब ये देखो एक मिमिक्री समझ रहे हैं, एक जीव दूसरे जीव की तरह बिहेव करेगा, उसका अपना रूप ऐसा कर लेगा ताकि उस पर हमला ना हो या वो सुरक्षित रहे। अब ये एक मकड़ी है, एंट मिमिकिंग स्पाइडर, ये चींटी जैसी दिख रही है, ये अपने डुमना में और आसपास के जंगलों में पाई जाती है, ठीक है। अब इधर है एम्फीबियंस ऑफ सेंट्रल इंडिया। एम्फीबियंस किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? हाँ, ये तो हो गया, पर एम्फीबियंस हम किसी को आपको छोटे बच्चे को समझाना होगा कि एम्फीबिया क्या होगा, वो मछली से कैसे अलग है, छिपकलियों से कैसे अलग है। ये है नेफिला, ठीक है, अपने सेवरा में बहुत मिलती है, केवल वो जून से पानी बरसने से लेकर फिर वो उसी टाइम से, हाँ, बारिश के सीजन में ही अब देखती है। तो बता सकता है कोई एम्फीबिया क्या होता है? क्यों भाई, सेकेंड ईयर वाले एम्फीबिया मछली, अच्छा चलो एम्फीबिया छोड़ो, मछलियाँ किसको बोलोगे आप? सर मछलियाँ तो पानी में होते हैं, लेकिन वो जो गिल्स होते हैं, और जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं, इसलिए उनको एम्फीबियंस में रखा गया। ठीक है, पर मैं थोड़ा सा और उसका बताता हूँ। जो मछलियाँ होती हैं वो पूरी तरह पानी में ही रहती है ना, वो बाहर नहीं रह सकती। यस सर, बाहर कुछ देर बाद वो मर जाएगी, है ना। अब उसके जो विकास का क्रम चलता गया तो कुछ मछलियों ने अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया, वो बाहर भी खुले में रहती है ना, उसमें लंग्स होते हैं। एम्फीबिया में गिल्स नहीं होती, ठीक है, एम्फीबिया में गिल्स नहीं होते, उनको सांस लेने ऊपर आना ही पड़ता है। एम्फीबिया उसको कहलाते हैं जिनके लाइफ साइकिल में एक बार पानी बहुत जरूरी है। तो एम्फीबिया जो होते हैं वो अंडे कहाँ देते हैं, पानी के अंदर। उनके जो अंडे से निकलने के बाद उनको पानी, टैडपोल सब पानी में होता है, आपने मेंढक में देखा ना टैडपोल पानी में, जी सर। फिर वो बाहर टेरेस्ट्रियल डेवलप होता है, यानी उनकी लाइफ साइकिल में आपको पानी की जरूरत है, उनको एम्फीबिया बोलते हैं। एम्फीबिया के बाद कुछ लोग जो पूरी तरह टेरेस्ट्रियल हो गए, स्थलीय हो गए, वो हो गए रेप्टाइल्स, जिसमें सांप हो गए, मगरमच्छ हो गए, कछुए हो गए, जिनको पानी की जरूरत नहीं है। वो पानी, अब मगरमच्छ और कछुए तो पानी में रहते हैं, है ना, लेकिन उनको पानी उनके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनको पसंद है पानी में रहना, ठीक है उनको, लेकिन वो अंडे भी बाहर देते हैं, पानी के अंदर देते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं, वो पूरी तरह पानी में अंदर अंडे देंगे, समझ गए। तो ये एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में अंतर है। अब हायर क्लास में पढ़ोगे आपको इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। अब सांपों के बारे में बताया। रेप्टाइल्स में देखो क्या क्या आते हैं, हमारे स्नेक्स आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं, टर्टल्स आते हैं, ठीक है, लिजर्ड्स आती हैं, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं। इनका क्या स्केल्स होती है इनकी बॉडी में, ठीक है, यानी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे हेयर्स होते हैं मैमल्स में, और मैमल्स में क्या होते हैं, हेयर्स, बॉडी हेयर्स होते हैं। रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं। अब कछुए की शेल के बारे में आपने सुना है, कछुए की शेल होती है ना, ये एक्चुअली उसके जो अपना जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका एक तरीका का एडेप्टेशन है, ठीक है। उसमें जो, यानी आप उसको कछुए को अगर उसको शेल से अलग करोगे वो मर ही जाएगा, वो अलग नहीं हो सकता, ठीक है। आ जाओ ना। मगरमच्छ में देखा है, मगरमच्छ की अपने यहाँ 3 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, और एमपी में 2 उसमें से पाई जाती है। क्रोकोडाइल भी होता है और घड़ियाल भी होता है, ठीक है। आपने घड़ियाल का देखा है, उसका माउथ बहुत, यानी उसका लंबा होता है, पतला होता है, वो सिर्फ मछली खा सकता है, वो इंसान के लिए हानिकारक कुछ भी नहीं होता है। कौन कौन सी रिवर में होता है, मध्य प्रदेश में चंबल में होता है, केन में होता है, ठीक है। अभी उसको और दूसरी रिवर में, कूनो वगैरह में उसको कर रहे हैं। अभी 2 दिन के पहले एक पेपर में था कि 300 घड़ियाल जो अंडों से निकले थे, इनको अंडे ला के उनको क्योंकि अभी आपको पता है कि रेत खनन इतना ज्यादा होता है, तो इनका पूरा हैबिटेट खराब होता है, इनके लिए रेत बहुत जरूरी है रेप्टाइल्स के, तो रेत खनन के कारण इनकी पूरी हैबिटेट खराब हो जाता है। तो उन अंडों को बचा के लाके उनको कृत्रिम उसमें आवास में उनको बड़ा किया जाता है, फिर उनको वापस छोड़ दिया जाता है। ये हो गया हमारे रेप्टाइल्स। अब सांपों का मैंने बताया, देखो अजगर होता है, और कुछ हमारे यहाँ बहुत ही कम ऐसे स्नेक हैं जो जहरीले होते हैं। और सांपों के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि अधिकतर जैसे किसी को सांप ने काट लिया तो जो पहले 1 घंटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जितने जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे आपको उतनी, यानी आप देखना कि सांप से जो मौत का रेशियो है बहुत कम हो जाता है,
हम क्या झाड़ फूक में जाते हैं, और सबसे पहले क्या होता है कि हम सांप के नाम से डरते हैं, तो हम वो क्या इंसान बेहोश हो जाता है, नहीं डर है क्योंकि हम जानते नहीं। किसी सांप ने आपको काटा तुरंत आपकी डेथ नहीं होती, आप बेहोश जो है आप डर के कारण होते हो, क्योंकि जहर जो जाता है उसको असर करने में टाइम लगता है। पर वही बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जो शुरू के आधा घंटा 45 मिनट होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार सांप काटता है वो जहर नहीं छोड़ता है, तो कभी भी कहीं आपके आसपास या आपके कहीं नज़दीकी में सांप की बाइट हो तो आप सबसे पहले ये कोशिश करना है कि हमको जो पेशेंट है उसको हम सबसे पहले प्राथमिक उपचार और हॉस्पिटल पहुंचा सकें, ठीक है। और जिस सांप ने काटा है उसके लिए फोटो आपको उपलब्ध हो पाए, उसे खींच के रख लिया ताकि डॉक्टर को बताने में काम, क्योंकि अलग अलग सांप में अलग अलग तरह का वेनम होता है और उस तरीके से उसका इलाज संभव होता है, समझ रहे हैं। हम आप जाते हैं बर्ड्स की, हमने देखी कुछ बर्ड्स हैं सेंट्रल। अच्छा, मध्य प्रदेश भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, पीकॉक। और मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? दूधराज। तो दूधराज, ये दूधराज की फोटो, ठीक है। आपने ऊपर एक बोर्ड पे देखेगा उसका फाइब्रोग्लास का एक मॉडल भी बना के रखा है, इसमें भी मेल फीमेल का रंग अलग होता है, इसकी लंबी पूंछ होती है, ठीक है। ये दूधराज है, ठीक है। इसका इंग्लिश में नाम है इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर। अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग ये जो बार हेडेड गीज देख रहे हैं ये प्रवासी पक्षी है, इनकी जो फ्लाइट होती है ये दुनिया में सबसे ऊंचे होते हैं, यानी जो आप एवरेस्ट की चोटियां ये उसके उधर भी रिपोर्टेड किए जाती है, उसके ऊपर को क्रॉस कर जाती है। मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थर्न एरिया होता है साइबेरिया वाला, तो वहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो ये पक्षी अपने पूरे बड़े से बड़े क्षेत्र में भारत की तरह, यानी जहाँ जो अपने जो इक्वेटर के आसपास के लोकेशन वहाँ पे आते हैं, तो ये इनकी फ्लाइट सबसे ज़्यादा ऊँची होती है, बार हेडेड गीज बोलते हैं, ठीक है। ये अपने बहुत मिलते हैं आसपास, ये आपके पूरे घर के आसपास मिलने वाले आपके खेतों में ये बड़े आसानी से दिखेंगे, रहते ही तो है ना हमारे बहुत आसानी से है ना। और रात को थोड़ा सा आप जब शाम हो जाती है 6-7 बज जाते हैं, तब भी आप अपने घर के आसपास की जो तारे होती हैं, बिजली की तारे, उनमें आपको कितने तरह के उल्लू दिखेंगे ना। हाँ, उल्लू तो रहते हैं रात के। लड़का ही तो देखिए लोगों ने मछली के लिए वो बांधा था ना, मछली में फंस गया था सोफर में, हमारे ड्राइवर ने निकाल के उसके ऐसे जो जाल और पतंग उड़ाते हैं, पतंगों से भी बहुत इनमें वो हाँ, ये मिलते हैं ये अभी आए हुए हैं, ये आपको इनको देखोगे भी ठंड का टाइम है जो आने का, तो अभी आप लोग आसपास जो आपके खेत होते हैं आप वहाँ जाके दुनिया भर के पक्षी ये देखेंगे। तो यूपी का राष्ट्रीय पक्षी है सारस में। बिल्कुल प्रवासी और उनको वैसे ही मैंने बोला ना, खेत वाले होते हैं अच्छे ट्रेडिशनली हजारों सालों से इसका ये अच्छे बनाते हैं ना ऐसे। इनके जेनेटिक्स में अबे तो कल ही बात कर रहे हैं भैया, पता होता है कि कहाँ आना है। वो जेनेटिकली उनको जो अपना भारत अपना इसका अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उस हिसाब से वो रास्ता देखते आते हैं, इनको पता है कि जेनेटिक्स में कि इनको कहाँ जाना है। ऐसे ही कछुओं का भी होता है, जो समुद्री कछुए होते हैं जब वो जहाँ उनका जन्म हुआ है वो अंडे देने वहीं पे पहुँचते हैं, वो अंडे से निकलते हैं समुद्र में चले जाते हैं, फिर जब उनके अंडे देने का टाइम आता है वो उसी जगह आते हैं। पर अब हमें इतनी डेवलपमेंट एक्टिविटी कर दी है, इतना कर दिया था, जब वो आते हैं ना तो वो अंडे दे नहीं पाते, और पक्षियों में भी इतना पोल्यूशन बढ़ गया तो इनकी शेल जो हो गई ना अंडे की वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, जिससे क्या है कि वो समय से पहले हैच हो जा रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जो हम बोले ना कि पर्यावरण में जो असर होता है वो एक दिन में नहीं दिखेगा, वो धीरे धीरे दिखता जाएगा। तो जो आप यहाँ पे म्यूजियम देख रहे हैं धीरे धीरे आपको पर्यावरण में वो जीव जंतु दिखते नहीं रहेंगे, कम आपको पता भी नहीं चलेगा विलुप्त कैसे हो गया। विलुप्त क्यों? कोई चीज विलुप्त तब होती कहलाती है जब वो 10-20 साल में उसको देखा ना गया, समझ रहे। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कौन सा जीव आप आखिरी बार देख रहे हैं आप कि उसका कब वो है। और कितना भी कंजर्वेशन या ब्रीडिंग प्रोग्राम चला लिया, अब हाथियों को हो गया या शेरों को हो गया, इनको बढ़ाने का प्रोग्राम चला। अभी चीते ले आए, आपने देखा एमपी में चीते यहाँ पे एमपी में होते थे शुरू से, पर जो अभी चीते लेके आए हैं वो प्रजाति नहीं है जो चीतों यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो चीते होते हैं एशियाटिक जो चीता होता था वो सिर्फ अब ईरान में बचे हैं, 40-50 बचे हैं। तो वो देशों के बीच में उसके कारण उनको लाया नहीं जा सकता, उनको लाना वो उसका यहाँ का नेचुरल परिवेश था। हम अफ्रीकन दूसरी एक सब स्पीशीज है उसको लेके आए। अब ऐसे ही टाइगर में भी 6 अलग अलग सब स्पीशीज है, शुरुआती में 9 होती थी, जावन टाइगर, सुमात्रन टाइगर, साइबेरियन टाइगर, हमारे यहाँ कौन सा होता है बंगाल टाइगर है, ठीक है। तो अलग अलग सब स्पीशीज होती है, प्रजाति के अंदर भी फर्दर वर्गीकरण किया हुआ होता है, तो उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उस हिसाब से अलग अलग होता है। कोई भी जीव पर्यावरण में अपने नेचुरल फॉर्म में एक बार खत्म हो गया उसको रीइंट्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
अब जैसे हमने घड़ियाल को बताया, अब वो घड़ियाल को एक लिमिटेड साइज में उसको हमने उनको अब क्या है हमने बचा तो लिया, एक जगह पर उनको 300-400 घड़ियालों को एक जगह पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जीव जंतु में सबको एक अपना एक स्पेस चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है। ठीक है, आपने वैसे ही लायन का भी सुना है, शेर गिर के फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। अब गिर के फॉरेस्ट में उनकी आबादी 11 शेर बचे थे। जूनागढ़ के राजा ने जब आज़ाद हुआ था 11 शेर रह गए थे, उसने हमें शिकार के लिए बचा लिया। आज भारत में जितने भी शेर हैं उसी 11 शेरों से उनके उससे बने हैं। पर अब उससे क्या कि वो 11 में आपने इनब्रीडिंग, आप जेनेटिक्स में आगे बढ़ेंगे कि एक ही उससे अगर हम बार बार जेनेटिक्स को ब्रीडिंग करते रहें तो उसमें बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, उसमें डिफॉर्मिटी होती है, म्यूटेशन आप बोलते हैं, डिफॉर्मिटी होती है। अब दिक्कत ये है कि अब उन्होंने वहीं पे रखा हुआ है, वो स्थानांतरित भी नहीं करते हैं, उसके कई सारे रीजन भी होते हैं, लेकिन अब वहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा या कोई बीमारी फैल जाए तो वो सारे एक साथ खत्म हो जाए। इसलिए आप समझ रहे हैं कि कितना खतरा है, एक बार जो नेचुरली कोई चीज़ खत्म हो जाए उसको रीइंट्रोड्यूस करना पड़े। यही जो घड़ियाल का मैंने बताया, अब घड़ियाल कृत्रिम आवास में उसको भाई टाइम का खाना दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, उनको शिकार नहीं आता। अब जब उनको वापस उसमें डाल रहे हैं तो उनको शिकार करना है तो उसमें बहुत कम ही सर्वाइव कर पाते। अब समझ रहे, तो कोई भी चीज़ का आवास होना, यानी इसकी थीम हैबिटेट है, एनिमल एंड हैबिटेट। तो उस हैबिटेट का होना बहुत जरूरी है। हम समझ भी नहीं सकते, हमें मोटे मोटे जानवर देख ले, लेकिन वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो उस हैबिटेट को बताने में, उसको करने में। अब जो अर्थवॉर्म बोलते हैं, अब आपको केंचुए पहले हर जगह देखते थे, बारिश में हर जगह केंचुए थे, हमको भिन्न होती है कि इतने सारे कीड़े निकल गए, लेकिन आप समझ रहे हो केंचुए जो होते हैं जमीन की उपजाऊ बनने के लिए कितने होते हैं, आज हम खरीद के केंचुए डालने पड़ते हैं, समझ रहे, वर्मी कंपोस्ट है, पर वो सर्वाइव नहीं करे, कारण कि आपकी मिट्टी में इतने ज़्यादा केमिकल और प्लास्टिक मिल गया कि अब उनके लिए वो कोई बचा ही नहीं। अब ये जो केंचुए होते हैं ये धीरे धीरे आपकी सॉइल के लेयर को वो करते हैं, यानी खोदते हैं तो उसमें क्या हवा पानी, हम जानते हैं ना, जुताई करते हैं खेतों में, वो किस लिए करते हैं कि हवा बनी रहे, यानी जड़ों में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के लिए हवा की भी जरूरत होती है, सर्कुलेशन होना चाहिए। ये अर्थवॉर्म वो काम फ्री का करते थे, पर हमने केमिकल्स डाल के, हमने प्लास्टिक का यूज़ करके धीरे धीरे अब इनके लिए खत्म कर दिया, हमें खरीद के वो करें, तो वो हम डालते हैं, एक सीजन चलता है, फिर अगले साल फिर वही खर्चा बढ़ता है, समझ रहे। ये अब यहाँ पे आप देखिए गिद्धों के लगाए, जो गिद्ध हो गए, वल्चर्स हो गए, आपने एक जानवरों की कैटेगरी सुना होगा स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स है ना। स्कैवेंजर्स का क्या रोल होता है, आप अपने हमारे घर के आसपास सफाई कर्मचारियों को देखा होगा, है ना। अब आप मान के चलिए कि अगर सफाई कर्मचारी ना हो तो क्या होगा, हम ऐसे जब वो काम कर रहे होते हैं हम उनको उतने उनका काम को इम्पोर्टेंट नहीं समझते। 2 दिन 1 हफ्ता हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी ना आए ना, आप देखिए आपको क्या हाल होगी, आप इरिटेट होने लग जाएंगे। कारण क्या है,